बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। वेलकम टू ई टेस्ट एकेडमी एंड ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन EMT रेस्क्यू 1122 पेपर का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। EMT का ये पेपर CTS ने 16 फरवरी 2025 को मुनक्किद किया था। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस पेपर का पार्ट 1 देख सकते हैं। और इसके अलावा जितने भी आज तक EMT के पेपर्स हो चुके हैं वो तमाम के तमाम आपको उसी लिंक से मिलेंगे। चलते हैं और रिमेनिंग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, इससे पहले के 20 MCQs साबका पार्ट्स में मौजूद हैं। वीवर्स, यहाँ पर नोट कीजिए कि सबसे पहले पेपर में जो क्वेश्चन आया था वो सिर्फ इतना था। ये पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। ये जो शॉर्ट डिटेल है ये आपको समझाने के लिए है कि क्वेश्चन को किस तरह से हमने सॉल्व करना है। ये फ़ोटो भी हमने आपको समझाने के लिए यहाँ पर आवेज़ा की है ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके। हर क्वेश्चन को हम मुकम्मल डिटेल के साथ, वजाहत के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि आने वाले पेपर्स में भी ये क्वेश्चंस लाजमी रिपीट होने हैं। इसमें फिगर्स, वैल्यूज़ चेंज हो सकती हैं, लेकिन सेम पैटर्न पर आपने इन्हें सॉल्व करना है। जैसा कि साबका पेपर में आपको बताया गया था कि इन क्वेश्चंस को, इन सवालात को आपने इस फॉर्मेट में आएंगे तो इस तरह से सॉल्व करना है, और एज़ इट इज़ वो सवालात जो हैं वो आने वाले पेपर्स में रिपीट हुए हैं। यहाँ पर है इफ़ बैड इज़ इक्वल टू 5 4 7। अगर बैड जो है उसको 5 4 7 लिखा जाए तो नेशन को किस तरह से लिखेंगे? नेशन को ऑप्शन डी की तरह लिखेंगे, लेकिन ऑप्शन डी की तरह क्यों लिखेंगे इसका सोल्यूशन देख लें। सबसे पहले तो आपको पता हो ABC जो है उसमें 26 अल्फ़ाबेट हैं। ये 26 अल्फ़ाबेट हैं, ABCDEFG, इस तरह Z तक आप काउंट कर लें, 26 होंगे। और पहले नंबर पर A है, दूसरे पर B है, तीसरे पे C है, ये नीचे उनकी नंबरिंग दी हुई है। M जो है ये 13 पे है, N 14 पे है, इस तरह तमाम की नंबरिंग है। एट द एंड Z जो है ये 26 पे होगा। अब हम इन्हें सॉल्व करते हैं। सॉल्व किस तरह से करेंगे ये देखें। हमारे पास BAD, बैड को इसने कोड किया है 5 4 7, यानी कि 5 B के लिए है, 4 A के लिए है, 7 D के लिए है। लेकिन मसला ये है कि D की वैल्यू तो 4 है। ये देखें यहाँ पे D की वैल्यू 4 है, उसके बाद B जो है उसकी वैल्यू 2 है, A की वैल्यू 1 है। लेकिन यहाँ पे देखें A की वैल्यू 1 है, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ पे 4 लिखा है। B की वैल्यू जो है वो 2 है, यहाँ पे 5 लिखा है। D की वैल्यू 4 है, यहाँ पे 7 लिखा है। इसको इस मैकेनिज़्म के तहत सॉल्व किया गया है, इसको समझें। अगर आपको ये समझ आ गई तो बाकी का क्वेश्चन भी आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। 2 में आपने 3 जमा किया, 1 में 3 जमा किया, 4 में 3 जमा किया, इसका जवाब आता गया। जो भी वैल्यू हो, अब यहाँ पे दोबारा मैं इसको रेज करता हूँ। B की जो वैल्यू थी उसमें 3 जमा किया, 5 हो गया। A की वैल्यू जो थी, A की वैल्यू यहाँ पर 1 थी, 1 में 3 जमा किया, 4 हो गया। D की वैल्यू जो थी वो 4 थी, ये देखें D की वैल्यू, ये D की वैल्यू 4 है, इसमें 3 जमा किया, 7 हो गया। इसका मतलब ये है कि अल्फ़ाबेट की जो भी वैल्यू हो, अल्फ़ाबेट जिस भी नंबर पर हो, ABC में उसका जो भी नंबर हो, उसमें आपने 3 जमा करते जाना है, आपका जवाब आता जाएगा। जो जवाब आएगा उसको आपने इकट्ठा करके लिख देना है। अब चलते हैं, नेशन है, नेशन में 17 है, यहाँ पे N की वैल्यू 14 है, उसमें 3 जमा किया, 17 हो गया। A की वैल्यू 1 है, 1 में 3 जमा किए, 4 हो गए। T जो है ये 20वें नंबर पे है ABC में, इसमें 3 जमा किया, 23 हो गए। I 9वें नंबर पे है, इसमें 3 जमा किया, 12 हो गए। O जो है ये 15वें नंबर पे है ABC में, ये देखें O, यहाँ पे आपको मैं ये देखें ये O है, ठीक है, इसमें 3 जमा किए, ये 18 हो गए। उसके बाद N है, N 14वें नंबर पे है, इसमें 3 जमा किए, ये हमारे पास 17 हो गया। अब इन तमाम को हम इसी तरह तरतीब से लिख देंगे तो ये ऑप्शन D वाली वैल्यू बन जाएगी। वीवर्स, पूरी कोशिश की गई है कि मुकम्मल डिटेल से आपको समझाएं। फिर भी किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्यूरी हो, तो आप बिला झिझक आप कमेंट्स कर सकते हैं। फौरी तौर पे आपके कमेंट्स का रिप्लाई दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22,
सारा एंड मोना आर नवीद्स वाइफ। सारा और मोना जो है ये नवीद की बीवियां हैं। हुमा इज मुनाज स्टेप डॉटर। हुमा जो है वो मोना की सौतेली माँ है। हाउ इज दिस सारा रिलेटेड टू हुमा। सारा का हुमा से क्या रिश्ता है। यहाँ पर सारा का जो हुमा से रिश्ता है वो माँ का है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। यहाँ पर स्टेटमेंट में सबसे पहले कहा गया है सारा एंड मोना आर वाइव्स ऑफ नवीद। सारा और मोना ये दो खवातीन जो हैं ये नवीद की बीवियां हैं, ये दोनों नवीद की बीवियां हैं। हुमा इज स्टेप डॉटर ऑफ मोना। हुमा जो है वो मोना की सौतेली बेटी है। नवीद की दो बीवियां हैं, एक का नाम सारा है और एक का नाम मोना है। जो हुमा है वो मोना की सौतेली बेटी है। ठीक है जी, यहाँ पे बात को समझिएगा। इसकी सौतेली बेटी है मोना की, लेकिन सारा की नहीं है। सारा एंड मोना आर वाइव्स ऑफ नवीद, जबकि सारा और मोना दोनों नवीद की बीवियां हैं। हुमा इज डॉटर ऑफ नवीद एंड सारा। हुमा जो है वो नवीद की और सारा की बेटी है। इसका मतलब जो सारा की बेटी होगी वो मोना की सौतेली बेटी होगी, और जाहिर सी बात है मोना उसकी सौतेली माँ होगी। इस रिलेशन से यहाँ पर ये जो मोना डिस्कस की गई है ये वाली, ये मोना जो है ये सारा की बेटी है। इट मीन्स सारा जो है मोना की माँ है। यहाँ पर ऑप्शन ऑप्शन सी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 23, विच विल कम नेक्स्ट इन दी फॉलोइंग लेटर सीरीज। इस सीरीज में आगे क्या आएगा। व्यूअर्स यहाँ पर कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हुए हैं कि ये देखें यहाँ पर ये जो डॉट्स डाले गए थे पेपर में, ये डॉट्स जो है ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए थे। इसका मतलब ये है कि इसको आप सादा अल्फाज में यूँ लिख लें ADHM, इसको यहाँ पे कोमा लगाएं, यहाँ पे फिर इस तरह कर दें, फिर कोमा लगाएं, फिर इसे इस तरह से कर दें। ये इस तरह से लिखा गया है। ये सिर्फ यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए, हालांकि कंफ्यूज करने के लिए भी नहीं है, ये इसी तरह से लिखा जाता है, लेकिन कैंडिडेट्स यहाँ पे कंफ्यूज हुए। यहाँ पर खाली जगह में ऑप्शन ए एस सही जवाब आएगा। एस किस तरह से आएगा ये देखें, इसका सीक्वेंस समझें। इसका सीक्वेंस आपको साबका पेपर में भी बताया गया था, उसी सीक्वेंस से हम इसे सॉल्व करेंगे। देखें ए में पहले 3 अल्फ़ाबेट ऐड किए, डी आ गया, डी में 4 अल्फ़ाबेट ऐड किए, एच आ गया, एच में 5 अल्फ़ाबेट ऐड किए, एम आ गया, एम में 6 अल्फ़ाबेट ऐड किए तो ये एस आ गया। एस में मज़ीद अगर आप 7 अल्फ़ाबेट ऐड करेंगे तो ये जी आ जाएगा। दोबारा इसे देखिएगा, दोबारा मैं इसे आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने 3 अल्फ़ाबेट ऐड करने हैं, जो जवाब आएगा उसमें 4 ऐड करने हैं, जो जवाब आएगा उसमें 5 करने हैं, उसका जो जवाब आएगा उसमें 6 अल्फ़ाबेट हैं, उसका जो जवाब आएगा उसमें फिर आप 7 अल्फ़ाबेट ऐड करेंगे। ये सीक्वेंस जो है इस तरह से ए से जी तक कंप्लीट होगा। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन ए सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 24, इफ़ रेन इज कॉल्ड वाटर, water is called air, air is called cloud, cloud is called sky, sky is called sea, sea is called road, where do the aeroplane flies। यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर बारिश को पानी कहा जाए, पानी को हवा कहा जाए, हवा को बादल कहा जाए, बादल को आसमान कहा जाए, आसमान को समंदर कहा जाए, समंदर को रोड कहा जाए। अगर ये कहा जाता है तो ये बताएं कि जहाज़ कहाँ उड़ेगा। ये जहाज़ का आपने बताना है कहाँ उड़ेगा। अगर आप रेन को वाटर कहते हैं, ये देखें, तो इसका मतलब है जहाँ पे भी बारिश का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा आप वहाँ पर पानी लिखेंगे। जहाँ पे पानी का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा वहाँ पे आप एयर लिखेंगे। जहाँ पे एयर हवा का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा वहाँ पे आप बादल लिखेंगे। जहाँ पे भी बादल आएगा वहाँ पे आप आसमान लिखेंगे। जहाँ पे भी आसमान आएगा, जो काम भी आसमान में होगा, वहाँ पे आप सी समंदर लिखेंगे। ठीक है, इट मीन्स कि जो एरोप्लेन है वो स्काई आसमान पे उड़ता है। आसमान जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे हमने क्या लिखना है, ये देखें क्वेश्चन में स्टेटमेंट में मेंशन है स्काई इज कॉल्ड सी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर सी सही जवाब है। यहाँ पर ऑप्शन सी सही जवाब होगा। यहाँ पर मिस्टेक से ऑप्शन ए पे टिक किया गया, कंपोजिंग की मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, इसको आप क्रॉस कर दें
ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है। इसकी डिटेल यहाँ पर लिखी हुई है शॉर्ट डिटेल में, इसको देख भी लें। किसी किस्म का कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स कर दीजिएगा, इंशाल्लाह आपके कमेंट्स का फौरी रिप्लाई दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, फाइंड आउट द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज। एक सीरीज है, इसमें मिसिंग नंबर आपने फाइंड आउट करना है। 1 3 3 6 7 9, आगे क्वेश्चन मार्क है, आगे 3 है। इस सीरीज को आप चाहे इस तरह से लिख लें, चाहे आप इसे इस तरह से लिख लें, ये एक ही बात है, जैसे मर्जी लिख लें। वीवर्स ये एक डबल सीरीज है। डबल सीरीज किस तरह से है ये देखें हमने, ये एक सीरीज है, नंबर 1 ये हो गई, ठीक है, और ये दूसरी सीरीज है। इन दोनों सीरीज को मिलाकर यहाँ पर एक सीरीज बनाई गई है। दोबारा इसके देखें, ये देखें यहाँ पर 1 3 7, यहाँ पे आगे क्या आएगा, ये जो क्वेश्चन मार्क है ये सीरीज 1 का पार्ट है। उसके बाद सीरीज 2 है जिसमें 3 है, 6 है, उसके बाद 9 है, उसके बाद 3 है, ठीक है, ये सीरीज 2 है। सीरीज 2 का कोई इशू नहीं है, सीरीज 1 में इशू आ रहा है। हम इसे क्या करेंगे, इसका सीक्वेंस देखेंगे 1 3 7, ठीक है, इसका सीक्वेंस देखें। 1 में 2 जमा किए 3 हो गया, 3 में 4 जमा किए 7 हो गया, 7 में 6 जमा किए 13 हो गया। 1 3, ये देखें 1 3 7, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन आगे क्वेश्चन मार्क जहाँ पे है वहाँ पे 13 आना चाहिए। 13 क्यों आना चाहिए, इसका सीक्वेंस दोबारा देखें। आपने पहली वैल्यू में 2 जमा करना है, जो जवाब आएगा उसमें पिछली वैल्यू का डबल जमा करना है। साहब का 2 जमा किया, उसके बाद आगे 4 जमा किया, उसके बाद 6 जमा किया। आगे अगर आप इसे मज़ीद चलाना चाहेंगे तो आगे 8 जमा कर दें, जो जवाब आएगा उसमें 10 जमा कर दें। 2 2 के डिफरेंस से आप इसमें वैल्यूज़ ऐड करते जाएं। आप इस सीरीज़ को जितना मर्जी आगे लेकर जा सकते हैं। व्यूवर्स, मज़ीद आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो में किसी किस्म की मिस्टेक हो तो आप कमेंट्स में मेंशन कर दिया करें, ताकि आपके अलावा और लोगों को भी अंदाज़ा हो सके कि फ़लाँ क्वेश्चन जो है उसमें मिस्टेक है, उसकी करेक्शन हो सके, देखने वालों की भी इस्लाह हो जाए और हमारी भी इस्लाह हो जाए। मज़ीद अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपको इस तरह की मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलती रहें तो हमारा चैनल ई टेस्ट सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में जितनी भी वीडियोस आनी है तमाम का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसके अलावा व्यूवर्स नोट कर लें, मौजूदा जो पेपर है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, साइकोमेट्रिक जो है तकरीबन 90% हमारे नोट्स में से आया है, और जो मेडिकल का पोर्शन है उसमें से भी काफ़ी सारा पोर्शन तकरीबन 50+ जो है वो नोट्स में से अटैम्प्ट हुआ है। मज़ीद अगर आप चाहते हैं कि आप ई टेस्ट अकेडमी के नोट्स से तैयारी कर सकें, गाइड्स मंगवा सकें, तो हमारा ई टेस्ट अकेडमी का ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें और घर बैठे बजरिया डाक EMT के लेटेस्ट नोट्स, लेटेस्ट गाइड हासिल करें। नोट कर लें, ई टेस्ट अकेडमी की इस वक्त जो लेटेस्ट गाइड है वो 5th एडिशन है, इस वक्त 5वां एडिशन है, और ई टेस्ट अकेडमी सिर्फ और सिर्फ बजरिया डाक नोट्स गाइड्स प्रोवाइड करती है। व्हाट्सएप पर या PDF में किसी किस्म का डाटा हम प्रोवाइड नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 26, सवाल नंबर 26 है, इफ़ प्लस मीन्स डिवाइड, माइनस मीन्स मल्टीप्लाई, divide means addition, multiply means minus, then 36 multiply by 12 plus 4 divide 6 plus 2 minus 3। व्यूवर्स क्वेश्चन में ये कहा गया है कि कहीं पर भी अगर कहीं पर भी प्लस आएगा, ये देखें कहीं पर भी प्लस आएगा तो उसको हम डिवाइड कंसीडर करेंगे, कहीं पे माइनस आएगा तो उसको हम मल्टीप्लाई ज़रब जो है वो कंसीडर करेंगे, कहीं पे डिवाइड आएगा तो उसको प्लस कंसीडर करेंगे। जो हमने कंसीडर करना है वही हमने इस वैल्यूज़ में पुट करना है इस इक्वेशन में, ठीक है। ये दोबारा यहाँ पर लिखा भी हुआ है, इसको भी देख लें। ये हमारे पास जो इक्वेशन है वो है, ठीक है। अब यहाँ पे ये कहा गया था ऊपर वाली स्टेटमेंट में, इस स्टेटमेंट में जहाँ पर ज़रब होगा, मल्टीप्लाई होगा, वहाँ पे हम माइनस करेंगे, ये माइनस हमने कर दिया। जहाँ पे जमा होगा वहाँ पे तकसीम करेंगे, ये तकसीम कर दिया हमने। जहाँ पे तकसीम होगा वहाँ पे हम जमा करेंगे, और जहाँ पे जमा होगा वहाँ पे हम इसे जो है तकसीम, ये दोबारा तकसीम करेंगे। जहाँ पे माइनस होगा वहाँ पे हम ज़रब करेंगे, ठीक है जी। हमने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो ऊपर हमें इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं इसके मुताबिक
इस इक्वेशन में जो जमा था उसे माइनस कर दिया, जो माइनस था उसे तकसीम कर दिया, जिस तरह से हमें कहा गया था। करने के बाद फिर हमने इस इक्वेशन पर हमने डी मैथ्स फार्मूला लगाया। डी मैथ्स फार्मूला ऐसा फार्मूला है जो आपने मैट्रिक लेवल में भी पढ़ा होगा और जॉब से रिलेटेड जो पेपर्स होते हैं उनमें अक्सर डी मैथ्स फार्मूला रिपीट होता है। ये जो क्वेश्चन है ये हमने एक तो इसकी अरेंजमेंट करनी है, उसके बाद हमने डी मैथ्स फार्मूले से इसे सॉल्व करना है। डी मैथ्स फार्मूला क्या है, नाम से ही जाहिर है, आप इसे देख लें। डी फॉर डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लाई, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्सट्रैक्शन। सबसे पहले डिवाइड करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद एडिशन करेंगे, उसके बाद सब्सट्रैक्शन करेंगे, तो हमारे पास 42 करेक्ट आंसर आएगा। डी मैथ्स फार्मूला के तहत ही हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया, हमारे पास 42 करेक्ट आंसर आया। यहाँ पर ऑप्शन सी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 27, चूज द ऑड फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पर आपने 4 ऑप्शंस में से जो ऑड है, ऑड का मतलब ये है कि इन चारों में एक चीज़ मुख्तलिफ होगी बाकी तीनों से। पेंसिल, पेपर, पेन, ये तीनों सेम है, ये तीनों के तीनों जो है राइटिंग टूल है, राइटिंग मटेरियल है। लेकिन बुक जो है वो राइटिंग टूल नहीं है, राइटिंग मटेरियल नहीं है, बुक एक रीडिंग मटेरियल है, इसलिए यहाँ पर बुक जो है बाकी तीनों से डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज सेम मीनिंग वर्ड ऑफ फ्यूरियस। फ्यूरियस का मतलब है गजबनाक, इसका जो मिलता जुलता सिनोनिम है वो यहाँ पर एंग्री है। एंग्री का मतलब है नाराज। एंग्री के अलावा रेगिंग, इन्फ्लुएटेड, इन्फ्लेम्ड, फ्यूमिंग, इंसेंस्ड, ये तमाम के तमाम जो हैं ये फ्यूरियस के सिनोनिम्स में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज अपोजिट मीनिंग वर्ड ऑफ कैलकुलेट। कैलकुलेट का जो अपोजिट मीनिंग वर्ड है वो यहाँ पर इमेजिन है, लेकिन यहाँ पर कैंडिडेट्स ने, बहुत से लोगों ने सपोज पे टिक किया है। हमें जितनी भी फीडबैक मिली है सपोज पे टिक किया है, हालांकि सपोज यहाँ पर करेक्ट आंसर नहीं है, यहाँ पर इमेजिन जो है वो करेक्ट आंसर है। कैलकुलेट जो है वो आप एक एग्जैक्ट फिगर देते हैं, आप किसी लॉजिक के तहत बात करते हैं, कोई मैथमेटिकल रिजल्ट आप प्रोवाइड करते हैं। इमेजिन जो है ये इमेजिन आप करते हैं विदाउट कैलकुलेशन। इमेजिन करें, सोचें, आप जो है ना एक ख्याल सोचें कोई भी, उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं होती, कोई उसमें लॉजिक नहीं होता। लेकिन जो सपोज है, सपोज में कहीं ना कहीं पे आकर कोई ना कोई लॉजिक, कोई ना कोई कैलकुलेशन ज़रूर आती है, इसलिए सपोज यहाँ पर करेक्ट आंसर नहीं होगा। यहाँ पर ऑप्शन डी इमेजिन सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज बेस्ट एक्सप्रेशन कोरल हॉर्सेस। वीवर्स, यहाँ पर कोरल और हॉर्सेस का आपस में जो कम्बिनेशन है, उसी कम्बिनेशन के साथ आगे वाला कम्बिनेशन हमने इन चारों में से चूज करना था। कोरल और हॉर्सेस, इसमें कम्बिनेशन है, घोड़ा जो है वो जहाँ पे रहता है उस जगह को कोरल कहा जाता है। शेर जिस जगह पे रहते हैं, शेर जिस जगह पे लाइन्स जहाँ पे रहेंगे उसे डेन कहा जाएगा। वीवर्स, यहाँ पर नोट करने, अगर आप ई टेस्ट अकेडमी से नोट्स नहीं मंगवा सके, आपके पास टाइम कम था, तो आप हमारी etest.com.p के वेबसाइट से तैयारी कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर से हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ये दोनों बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। चाहे तो आप हमारे तमाम सोशल प्लेटफॉर्म्स लाइक और फॉलो कर लें, क्योंकि इन तमाम पर डेली बेस पे हम डाटा अपलोड करते हैं। वीवर्स, यहाँ पर एक पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आपने 3 क्वेश्चन 31, 32 एंड 33 को सॉल्व करना है। इंतहाई आसान है। इस तरह के पैराग्राफ को हल करने का तरीकाकार ये होता है कि आप पैराग्राफ को, पैसेज को 1 दफ़ा पढ़ें, 2 दफ़ा पढ़ें, 3 दफ़ा पढ़ें। बार बार जब आप पढ़ेंगे तो आपको इसका मेन सिनेरियो समझ आ जाएगा। आपने करना क्या है, पेपर में सबसे पहले पैराग्राफ को पढ़ना है, उसके बाद आपने तीनों क्वेश्चंस को पढ़ना है, उसके बाद दोबारा से आपने पैराग्राफ को पढ़ना है, फिर आप तीनों क्वेश्चंस को पढ़ें। जब 2 दफ़ा आप पढ़ लेंगे तो आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। पॉसिबल है कि आपको 1-2 क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाए। उसके बाद जब आप तीसरी दफ़ा आप इसे पढ़ेंगे तो तीसरी दफ़ा आपने पूरी तसल्ली के साथ आराम से पैसेज को पढ़ना है। उसके बाद आपने उस पैसेज का क्वेश्चंस के साथ कंपैरिजन करना है। तो कंपैरिजन जब आप करेंगे तो आप आसानी से क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढ लेंगे। ये पैराग्राफ है, इसका मतलब है ये आपके सामने लिखा हुआ है, इसको पढ़ भी लें। मैं पढ़ूंगा तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, द रिमार्केबल थिंग अबाउट ग्रेट लीडर इन हिज अप्रोच टू हिज आइडियाज वाज दैट ही। यहाँ पर करेक्ट आंसर है वाज मोस्ट अनकम्प्रोमाइजिंग।
जो रूलर था, जो हुक्मरान था, उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है कि वो कंप्रोमाइज़ नहीं करता था। अगर आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो पैराग्राफ में इस बात पर जोर दिया गया है कि रहनुमा अपने बुनियादी असूलों के हवाले से चट्टान की तरह लचकदार और मजबूत था। इट मीन्स कि वो कंप्रोमाइज़ नहीं करता था, जिस बात पे वो स्टैंड लेता था, जो भी बात वो कहता था फिर उसे पूरा करता था। क्वेश्चन नंबर 32, he molded a whole generation and more raised them above themselves for the time being at least. In this evaluation of leader, the phrase for the time being at least is issued by the author to imply that this is, यहाँ पर ऑप्शन सी सही जवाब होगा, a genuine appreciate of leaders work। वीवर ये जो ऊपर सेंटेंस है, अगर आप पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो इस सेंटेंस में जो हुक्मरान है उसकी तारीफ की गई है, उसको अप्रिशिएट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 33, अकॉर्डिंग टू द ऑथर लीडर्स मेजर अचीवमेंट वाज दैट ही शेप्ड द मोरल लाइफ ऑफ द मैसेज। अगर आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो एंड पर आपको इसका मोरल मिलेगा। मोरल में ये कहा गया है कि मुसन्नफ ये कहता है रहनुमा ने एक पूरी नस्ल को ढाला, उसकी जो काविश थी उसकी वजह से जो अवाम थी वहाँ की जो नस्ल थी उसकी इखलाक़ी ज़िंदगी बेहतर हुई, इखलाक़ी ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट आई। क्वेश्चन नंबर 34, द क्लर्क इंटेंड्स डैश द सुपरवाइजर्स जॉब इन अ फ्यू ईयर्स। यहाँ पर खाली जगह में टू हैव आएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। क्लर्क चंद सालों में सुपरवाइज़र की नौकरी हासिल करने का इरादा रखता है। वीवर्स यहाँ पर हमने टू का इस्तेमाल इसलिए किया, याद रखें हमेशा जहाँ पे भी इंटेंट्स आएगा, इंटेंट का वर्ड जहाँ पे भी आएगा वहाँ पर उसके बाद हम टू का जो प्रेपोजिशन है वो हम इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, these essays are intellectually dash and represent various levels of complexity। यहाँ पर खाली जगह में डिमांडिंग आएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है। ये मज़ामीन ज़हनी तौर पर मुश्किल हैं और मुख्तलिफ सतह की पेचीदगी को ज़ाहिर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सेम एज फ्लड, फायर एंड साइक्लोन। वीवर्स ये तीनों जो हैं ये कुदरती आफात में से हैं। अगर आप ऑप्शंस को देखेंगे, एक्सीडेंट, रेन, डैमेज, इनमें जो ऑप्शन डी है ये ज़्यादा सूटेबल है। जिस तरह से फ्लड, फायर और साइक्लोन नेचुरल डिज़ास्टर है, उसी तरह से अर्थक्वेक जो है ये भी एक नेचुरल डिज़ास्टर है। यहाँ पर कैंडिडेट्स जो है उन्होंने रेन पे भी टिक किया है। रेन जो है ये नेचुरल डिज़ास्टर में नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 37, सारा वेंट डैश द शॉप टू बाय अ न्यू ड्रेस। यहाँ पर खाली जगह में टू आएगा। कहीं पर भी गो, वेंट, गोन का जिक्र आए, कहीं पर भी डायरेक्शन का जिक्र आए, कहीं पर भी कम्युनिकेशन, अगर दो शख्स जो है कम्युनिकेशन कर रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहा है, तो वहाँ पर भी हम टू का इस्तेमाल करेंगे। कहीं पर भी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना है, वहाँ पर भी टू का इस्तेमाल होगा। यहाँ पर ऑप्शन ए सही जवाब है। साबका जो पेपर था उसमें भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था, आपको एक्सप्लेन करके बताया गया था और आपको पेपर में बताया भी गया था सॉल्व करते हुए कि ये क्वेश्चंस दोबारा रिपीट होंगे, लेकिन शायद आपने प्रेपोजिशन का इस्तेमाल या ग्रामर का जो यूज़ था उसको नहीं देखा। यहाँ पर मैं आपकी आसानी के लिए यहाँ पर एक सजेशन दूंगा, यहाँ पर ऊपर आ जाएं इस बॉक्स के अंदर, यहाँ पे आपको 2 वीडियो मिलेंगी। इन 2 वीडियोस को लाजमी देखें। आने वाले जितने भी पेपर्स हैं, चाहे वो EMT का पेपर है, चाहे वो किसी भी पोस्ट का पेपर है, ये 2 इंग्लिश की वीडियोस आपके हर पेपर में काम आएंगी। 5-5, 7-7 मिनट की वीडियोस हैं। इन वीडियोस को देख लें ताकि आने वाले पेपर्स में कम से कम इंग्लिश से रिलेटेड जो नंबर्स हैं, बेसिक्स नंबर्स, वो आप आसानी से ले सकें। क्वेश्चन नंबर 38, पुश इज रिलेटेड टू पुल in the same way as throw is related to। push is related to pull। push जो है ये pull से related है। push का मतलब है धकेलना, pull का मतलब है खींचना। ये दोनों opposites हैं। इन opposites को देखते हुए अगर हम throw का यहाँ पे opposite ढूंढेंगे, throw का जो opposite है वो pick होगा। एक शख्स किसी चीज़ को फेंकता है, दूसरा उसको पकड़ता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ज़हन में रखें, कई पेपर्स में ये क्वेश्चन जो है थ्रो, पिक, इस तरह से ये आया है और इससे ज़्यादा बार EMT में तो इस तरह से आ गया, लेकिन इसके अलावा जो दूसरे पेपर्स हैं वहाँ पर थ्रो एंड कैच, ये सिनेरियो यहाँ पे बनाया गया है। इस अपोजिट सेंटेंस को जो है
क्वेश्चन में डिस्कस किया गया है। ये भी जहन में रखें, पॉसिबल है आने वाले पेपर्स में रिपीट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 39, अली हजवेरी टॉम इज लोकेटेड इन। अली हजवेरी का जो मकबरा है वो लाहौर में है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। कई पेपर्स में अली हजवेरी का नाम पूछा गया है, कई पेपर्स में डेट ऑफ डेथ पूछी गई है। नोट कर लें, जो अली हजवेरी का असल नाम था वो अबू अल हसन अली बिन उस्मान अल जुलाबी हजवेरी था। इनका ताल्लुक जो है हजवेर से था। ये 1009 में पैदा हुए। महीना और तारीख जो है वो किसी को पता नहीं है, साल का सिर्फ पता है, साल ही यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया है। और इसकी जो डेट ऑफ डेथ है अली हजवेरी की वो 8 अगस्त 1072 है। क्वेश्चन नंबर 40, अर्निंग विद फेयर मीन्स ब्रिंग्स डैश इन लाइफ। अगर आप पैसा हलाल तरीके से कमाते हैं तो ये ज़िंदगी में सुकून, चैन, पीस लेके आता है। वीवर्स, इसके साथ ही हमें इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में EMT 16 फरवरी 2025 पेपर के पार्ट 3 के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अगर आपने अभी तक हमारा ई-टेस्ट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर में जितने भी रिमेनिंग पार्ट्स आने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस आनी हैं, तमाम का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इसके साथ साथ कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि इस पार्ट में आपके कितने क्वेश्चंस रॉन्ग हैं और कितने करेक्ट हैं। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।